आप लोग मौसम की तरह मत बदलिएगा। एक गाना है कि मौसम की तरह बदल तो न जाओगे, तो यहाँ पर मौसम की तरह नहीं बदलना है, जलवायु की तरह बदलना है। जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि जलवायु क्या होता है, जलवायु किन किन कारकों पर निर्भर करता है और अलग अलग स्थानों का जलवायु अलग अलग कैसे होता है, कंप्लीटली इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, जलवायु को समझना है तो पहले हम आपको मौसम, ऋतु और जलवायु में डिफरेंस बता देंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा जलवायु। देखिए, यहां पर मौसम, मौसम, वेदर, ऋतु, सीजन, और यहां पर जलवायु। देखिए, जलवायु यानी क्लाइमेट। इन तीनों को अगर समझ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि जलवायु क्या होता है। मौसम अचानक परिवर्तन होने वाले, वायुमंडल में अचानक परिवर्तन होने वाले को क्या कहते हैं, मौसम कह देते हैं। यानी अभी अभी क्या है, धूप है, अचानक क्या हो जाएगा, वर्षा होने लगेगा, अचानक ठंड पड़ने लगेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या बहुत सारे बादल घेर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस सब मौसम हो जाएगा। यानी वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। वही जो ऋतु होता है, ऋतु एक निश्चित समय अंतराल पर, एक निश्चित समय अंतराल पर क्रमानुसार, एक निश्चित समय अंतराल पर क्रमानुसार परिवर्तन अगर हो रहा है वायुमंडल में, एक निश्चित समय अनुसार वायुमंडल में क्रमानुसार अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसको क्या कह देंगे, ऋतु कह देंगे। हम लोग को पता है कि गर्मी का सीजन बीतेगा तो वर्षा का ऋतु आएगा। गर्मी का ऋतु बीतता है, ग्रीष्म ऋतु, तो वर्षा ऋतु आता है। फिर उसके बाद जो बसंत, यहाँ पर शीत ऋतु आता है, शीत ऋतु के बाद बसंत ऋतु आता है। ये कंफर्म है कि कौन सा ऋतु खत्म होगा तो कौन सा ऋतु आएगा। यह एक निश्चित समय अंतराल के बाद यह क्रमानुसार परिवर्तन होता है, वह क्या हो जाएगा, ऋतु हो जाएगा। लेकिन जलवायु का बात कहा जाएगा तो जलवायु का एक लंबी समय तक मौसम के औसतः अध्ययन को क्या कह देते हैं, जलवायु कह देते हैं। यहाँ पर आप लोग को नहीं समझ में आया है। यहाँ पर देखिए, जलवायु क्या कहता है कि एक निश्चित, यहाँ पर जलवायु मौसम के एक लंबी समय तक, यानी लगभग 30 वर्षों का अगर मौसम का हम लोग औसतः अध्ययन कर लें तो यहाँ पर जलवायु हो जाएगा। हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा महीना आएगा तो वायुमंडल में कैसा परिवर्तन आएगा, हम लोग को पता चल जाएगा। इससे नवंबर और दिसंबर में हम लोग को पता चल जाता है कि ठंड लगेगा, और यहाँ पर जून और जुलाई में हम लोग को समझ में आ जाता है कि गर्मी पड़ेगा। भारत में क्या पड़ेगा, गर्मी पड़ेगा। तो उस स्थान के जलवायु को बता देता है। अगर उस स्थान के 30 वर्षों तक हम लोग यहाँ पर मौसम का अगर औसतः अध्ययन कर लिए तो जो उसका औसतः निकल कर आएगा वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर जलवायु हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया। देखिए, जलवायु मौसम का ही एक व्यापक रूप होता है, बहुत बड़ा रूप होता है मौसम का। तो यही क्या होता है, जलवायु होता है। और यह जलवायु किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसको कंप्लीटली देखेंगे। देखिए, यहाँ पर जलवायु निर्भर करता है उस स्थान के ऊंचाई पर, यानी उस स्थान का ऊंचाई कितना है। यानी जिस स्थान का हम लोग जलवायु पता कर रहे हैं उस स्थान का ऊंचाई कितना है, उसके ऊंचाई पर भी डिपेंड करता है। देखिए, आप समुद्र तल से, देखिए कोई भी ऊंचाई मापा जाता है समुद्र तल से ही मापा जाता है। तो यहाँ पर समुद्र तल से 165 मीटर अगर ऊंचाई पर चले जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जहां पहाड़ी इलाका होता है, जहां पहाड़ पर्वत होते हैं, तो वहां का ऊंचाई क्या रहेगा, अधिक रहबे करेगा। जब अधिक रहेगा तो वहां का टेम्परेचर क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम होते जाएगा। अब वहां उस पहाड़ का ऊंचाई, उस पर्वत की ऊंचाई कितना है, अब उस पर डिपेंड करेगा कि उसका हाइट कितना है। तो यहाँ पर ऊंचाई जलवायु को पूर्णतः प्रभावित कर देता है, यहाँ पर अच्छी तरह से प्रभावित करता है।
देखिए यहाँ पर जलवायु का हम लोग मुख्यतः 4 कारक पढ़ेंगे। ऐसे तो बहुत सारे कारक हो सकते हैं, जैसे एक देश से दूसरे देश में युद्ध होता है तो तत्कालीन कुछ कारण होते हैं, कुछ और बड़े कारण बन सकते हैं, लेकिन उसके अलावे भी कुछ छोटे छोटे भी कारक होते हैं। तो उन छोटे छोटे कारकों को हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे, वे सारे भी यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन वे सबको लाने की कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है। देखिए, तो ऊंचाई हाइट बढ़ने पर क्या होगा, टेम्परेचर कम होते जाएगा। अगर कह दिया जाए समुद्र तल से आप नीचे जाइएगा तो क्या होगा, समुद्र तल से जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या है, आग का गोला है। जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जैसे जैसे ऊपर जाइएगा वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होते जाएगा, घटता चला जाएगा। तो समझ में आ गया कि ऊंचाई ऊंचाई के बढ़ने से जलवायु किस तरफ परिवर्तन हो रहा है। दूसरा यहाँ पर देखते हैं, दूसरा यहाँ पर देखते हैं, जो जिस स्थान का हम लोग जलवायु पता कर रहे हैं उस स्थान पर पहाड़ की स्थिति है क्या। वहां पर अगर पहाड़ है तो वह भी क्या करेगा, अच्छी तरह से निर्भर करेगा। पहाड़ पहाड़ की स्थिति, जहां का जलवायु पता कर रहे हैं वहां क्या पहाड़ है तो यह भी क्या करेगा, जलवायु को प्रभावित कर देगा। देखिए अभी बताए हैं कि हाइट रहेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो क्या पहाड़ रहेगा तो टेम्परेचर कम नहीं होगा, तो वहां का पहाड़ तो कुछ न कुछ उसका हाइट रहेगा, तो हाइट रहेगा तो यहाँ पर हाइट में गिना जाएगा, ठीक है। लेकिन जब भी पहाड़ या पर्वत रहे, यहाँ पर पहाड़ के जगह पर पर्वत भी लिख सकते हैं, क्योंकि पहाड़ का ही बड़ा रूप होता है पर्वत। पहाड़ का ही बड़ा रूप क्या होता है, पर्वत होता है। तो पहाड़ रहे या पर्वत रहे, जिस स्थान का जलवायु निकाल रहा है वह अच्छी तरह से जलवायु को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, देखिए मान लेते हैं मानसून आ रहा है। मानसून आ रहा है, मानसून किसको कहते हैं, वर्षा। यानी जो वर्षा कराने वाली जो बादलें होती हैं, जो हवाएं होती हैं, उनको कहते हैं मानसून, ठीक है। तो उनको क्या कह देंगे, मानसून कह देंगे। जब मानसून आती है, अगर उसके सामने पहाड़ या पर्वत आ जाते हैं तो पहाड़ या पर्वत क्या करता है, वो पहाड़ या पर्वत पर टकराता है और टकराने के बाद ऊपर उठने लगता है। जब वो पहाड़ या पर्वत को मानसून या बादल टकराते हैं तो उसके बाद क्या करता है, ऊपर उठने लगता है। जब वही बादल ऊपर उठने लगता है तो क्या होता है कि वह बादल धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। जब ठंडा होगा तो संघनन की क्रिया होगी और वहां पर क्या कर देगा, वर्षा करा देगा। तो वहां पर क्या करेगा, वर्षा करा देगा। जैसे आप समझिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पर्वत है, ठीक, पर्वत है, पर्वत है, ठीक है, पर्वत है। तो इस साइड से मान लेते हैं ये बादल आ रहा है, इस साइड से बादल आया और यह इस पर्वत पर क्या किया, टकरा गया। टकराने के बाद यह बादल क्या करेगा, ऊपर उठने की कोशिश करेगा, ऊपर उठ जाएगा, लेकिन यह बादल क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के कारण संघनन क्रिया होगा और यह बूंद बूंद बनकर क्या होने लगा, यहीं पर क्या होने लगा, बरसने लगेगा। यहाँ पर वर्षा, यहाँ पर अच्छी तरह से वर्षा करा देगा। इस पहाड़ की वजह से यहाँ पर वर्षा हुआ है। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि जलवायु किस तरह प्रभावित कर रहा है। लेकिन जो दूसरा एरिया है, जो यह दूसरा एरिया है, इस एरिया पर वर्षा नहीं हो पाता है। अगर वर्षा भी होता है तो बहुत कम नाम मात्रा यहाँ पर वर्षा होता है, 10-20 सेंटीमीटर यहाँ पर केवल वर्षा हो पाता है। तो यह वाला जो क्षेत्र होता है, यह वाला क्षेत्र यहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। जहां पर वर्षा नहीं होता है वैसा क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र। यह पहाड़ के दूसरी साइड वृष्टि छाया क्षेत्र देखने को मिलते हैं। अगर पहाड़ है तो वर्षा कंप्लीटली वहां पर देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर जो हिमालय पर्वत है, यहाँ पर क्या है, हिमालय पर्वत है। यह हिमालय पर्वत क्या करता है, दक्षिण पश्चिम, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है जून महीना में तो स्टार्ट हो जाता है। दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है तो यहाँ पर भी जो पश्चिमी तट पर कुछ पहाड़े हैं, इस पर्वत पर भी टकराते हैं, ठीक, जिसके चलते यहाँ पर तटवर्ती क्षेत्र पर खूब वर्षा करा देते हैं। यहाँ पर सौराष्ट्र, अरे यहाँ पर क्या है, गिर पर्वत है, तो गिर पर्वत के पास भी यहाँ पर क्या करता है, खूब वर्षा करा देता है। लेकिन गिर पर्वत के दूसरी साइड वर्षा नहीं हो पाता है, जिसके चलते यहाँ पर बहुत सारे मरुस्थल पाए गए हैं। और यहाँ पर भी एक अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत पर जो मानसून आती है अरावली पर्वत के पास नहीं टकरा पाती है। जब नहीं टकराती है तो क्या होता है कि आगे जाकर इधर टकरा जाती है।
हिमालय के पहाड़ों में टकरा जाती है, जिसके चलते हिमालय के आसपास कुछ वर्षा होती है। अगर यही पर्वत को, जो अरावली पर्वत इस तरह है, इस पर्वत को मान लेते हैं इस तरह रहता, तो सारे मानसून यहाँ पर टकराता है। जो हम लोग देख रहे हैं थार मरुस्थल, आज थार मरुस्थल नहीं होता। और यही देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर मेघालय में गारो खासी जयंतिया, यहाँ पर क्या है, पहाड़ी है। यह गारो खासी जयंतिया का आकृति टिप के समान होने के कारण अगर इसमें चला जाता है मानसून, तो यह इसमें पूर्णतः वर्षा कराती है। जब तक वहां का मानसून पूरी तरह खत्म न हो जाए तब तक की वर्षा कराती है। तो कैसे नहीं कर सकते हैं कि पहाड़ या पर्वत जलवायु को प्रभावित नहीं कर रहा है? एकदम प्रभावित करेगा, एकदम प्रभावित करेगा पहाड़ या पर्वत। अब यहाँ पर चलते हैं तीसरा कारक, यहाँ पर चलते हैं तीसरा कारक। और यह तीसरा कारक को हम लोग देखते हैं अक्षांश की, मतलब अक्षांश जो है, यह अक्षांश निम्न अक्षांश में वह स्थान स्थित है कि उच्च अक्षांश में है। यानी अक्षांश की स्थिति देख लेते हैं। यानी जो जिस स्थान का हम लोग जलवायु निकाल रहे हैं, वह स्थान किस अक्षांश पर स्थित है, वह स्थान किस अक्षांश पर स्थित है, यह भी कंप्लीटली डिपेंड करता है कि उस जलवायु को प्रभावित करने में। देखिए यहाँ पर इसको समझने के लिए आपके सामने एक यहाँ पर छोटा सा ही क्या बना लेते हैं, ग्लोब बना लेते हैं। ठीक, अब ग्लोब बना लिए तो आपको पता है कि बीच से जो गुजरने वाली जो रेखा है उसको इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसी का और एक नाम है विषुवत रेखा। इसको इक्वेटर रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देता है, इसलिए इसको इक्वेटर रेखा कह देते हैं। यह 0 डिग्री पर होता है, यानी 0 डिग्री से गुजरने वाली अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा, इक्वेटर रेखा। तो हम लोग यहाँ पर तो इक्वेटर रेखा नहीं पढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, और 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ से जो गुजरती है वो कर्क रेखा होता है। 23.5 डिग्री साउथ से जो गुजरती है वो क्या कहलाता है? वह मकर रेखा कहलाता है। और जो इसके बीच में जो जितने भी क्षेत्र पाए जाते हैं, इन सारे क्षेत्रफल पर पूर्णतः सालों भर क्या पड़ता है? सीधी किरणें पड़ती है। जो सूर्य के प्रकाश की किरणें होती है, इन सारे क्षेत्रफल पर सालों भर क्या पड़ता है? सीधी किरणें पड़ती है। तो जब सालों भर सीधी किरणें पड़ रही है तो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश भी है और उष्मा भी है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। जब यहाँ का टेम्परेचर हाई हो गया तो यहाँ के लोगों को पूर्णतः प्रभावित करेगा। यहाँ का जलवायु कुछ और रहेगा। लेकिन जो ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पर ऊपर देखेंगे, यहाँ पर 66.5 डिग्री, 23.5 से 66 डिग्री ऊपर देखेंगे, या 23.5 से 66 डिग्री नीचे अगर देखते हैं, तो जो यह वाला क्षेत्र है, एक बार साल भर में क्या करता है? एक बार यहाँ पर सीधी किरणें पड़ती है और एक बार क्या होता है? तिरछी किरणें पड़ती है। एक बार कहने का मतलब एक दिन नहीं, समझ में आया? एक दिन का बात नहीं कर रहा है। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर दिसंबर महीना में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ने के कारण यहाँ पर क्या होता है? टेम्परेचर अधिक बढ़ जाता है। और वही यहाँ पर जून महीना में कर्क रेखा के सामने सीधी किरणें पड़ती है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो इसीलिए तो हम लोग का जो बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा है, यह कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। और जून महीना में इस कर्क रेखा के सामने क्या पड़ती है? सीधे किरणें पड़ती है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है। और इस समय गर्मी का सीजन होता है। तो एक बार यहाँ पर ठंड पड़ता है, एक बार यहाँ पर क्या पड़ता है? एक बार यहाँ पर गर्मी पड़ता है। यानी साल भर में यहाँ पर ठंडा भी देखने को मिलता है और गर्मी भी देखने को मिलता है। वही चीज ऊपर में भी देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जो ध्रुव वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। 66.5 से 90 डिग्री नॉर्थ और 66.5 से 90 डिग्री साउथ अगर चले जाएंगे तो जो इस सारे क्षेत्रफल पाया जाएगा, इस सारा क्षेत्रफल यहाँ पर शीत कटिबंध होगा। यहाँ पर पूर्णतः क्या होगा? शीत पाया जाएगा। शीत मतलब ठंडा लगेगा। यहाँ पर बर्फ के रूप में सारा क्षेत्र है।
यहाँ पर अगर ठंड पड़ रहा है तो यहाँ कोई भी लोग रहेगा, सालों भर ठंडे पड़ रहा है, इतना ठंडा पड़ता है क्या यहाँ का टेम्परेचर बहुत माइनस में होता है, वहां पर आप रह ही नहीं सकते हैं। तो इन इन क्षेत्रों को अलग अलग भागों में इनका नाम रख दिया गया, अलग अलग भागों में इसको बांट दिया गया है टेम्परेचर के आधार पर। देखिए जो यह वाला आप क्षेत्र देख रहे हैं, इस क्षेत्र को कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, जो 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ जो गया है क्षेत्र, इस सारे क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और जो 23.5 डिग्री साउथ से 66 डिग्री साउथ और जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो यह क्षेत्र देख रहा है, यह वाला जो क्षेत्र, इस क्षेत्र को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण यानी शीत और उष्ण दोनों पड़ेगा, शीत भी पड़ेगा, शीत मतलब यहाँ पर ठंडा भी पड़ेगा, और उष्ण मतलब यहाँ पर गर्मी भी देखने को मिलेगा। तो इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जो ऊपर वाले जो ध्रुव के साइड यह पाया जा रहा है क्षेत्र, इसको कहते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र, केवल शीत कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पर ठंडा ही पड़ेगा सालों भर, क्योंकि नीचे भी तिरछी किरण पड़ेगी, क्यों रहेगा सूर्य, तिरछी किरण यहाँ पर भी पड़ेगी, यहाँ पर भी पड़ेगी। तो आप लोग को कंप्लीटली यहाँ पर समझ में आ गया कि अक्षांश किस तरफ प्रभावित कर रहा है। अगर कोई भी देश यहाँ पर रहेगा तो समझिए कि उसको गर्मी भी देखने को मिलेगा, ठंडा भी देखने को मिलेगा। अब सोचिए कोई भी देश यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो इसको सालों भर क्या देखने को मिलेगा, गर्मी देखने को मिलेगा। तो क्यों ना यह अक्षांश प्रभावित कर रहा है, ऑटोमेटिक अक्षांश प्रभावित कर रहा है जलवायु को। अगर जलवायु को प्रभावित नहीं करता है अक्षांश, तो सारा का तापमान एक ही रहता। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तापमान यहाँ पर क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। देखिए आप यहाँ पर इक्वेटर लाइन पर रहेंगे, इक्वेटर लाइन के जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। इक्वेटर लाइन के आप जैसे जैसे नीचे आइएगा वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। यानी इक्वेटर लाइन के ऊपर जैसे जैसे जाइएगा वैसे वैसे टेम्परेचर कम होते जाएगा, इक्वेटर लाइन के नीचे भी जाएंगे तो वैसे ही टेम्परेचर कम होते जाएगा। और ध्रुवों पर चले जाएंगे तो ठंडा ही ठंडा रहेगा, मर जाएंगे वहां पर। तो यहाँ पर अक्षांश पूर्णतः जलवायु को प्रभावित कर रहा है, क्लाइमेट को, वहां की क्लाइमेट को प्रभावित कर रहा है। अब यहाँ पर चौथा, यहाँ पर देखते हैं चौथा स्थिति इसका देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर चौथा कारक का बात कहा जाएगा तो समुद्र से दूरी, समुद्र से क्या दूरी। जिस स्थान का जलवायु हम लोग पता करना चाह रहे हैं, उस स्थान का समुद्र से दूरी कितना है, वह कंप्लीटली इस पर डिपेंड करेगा और इसको आपको समझाएंगे। देखिए ये तो समझ में आ गया, ऊपर वाला तो समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर चलते हैं, इसको समझने के लिए सीधे पहले भारत से चलते हैं, तब जाकर कहीं और से चलेंगे। और अभी मैप में ही बहुत कुछ समझाएंगे, अभी घबराना नहीं है। पहले सारे कारकों को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। यह क्या है, यहाँ पर यह भारत का है, भारत का नीचे वाला हिस्सा है, तटवर्तीय हिस्सा है। तो इसको देखते हैं तो यह क्या है, इसके आसपास हिंद महासागर है, यानी क्या है, समुद्र है। इसके आसपास हिंद महासागर यानी क्या है, समुद्र है। यह क्या करता है, यहाँ पर क्या होता है कि जो समुद्र तट पर जो है क्षेत्र, जो जितने भी समुद्र तट पर जितने भी इलाके हैं, इस सारे इलाकों पर सालों भर ना ही पूर्णतः गर्मी पड़ता है, ना ही पूर्णतः ठंडा पड़ता है, यानी नॉर्मल कंडीशन सालों भर रहता है। ऐसा कैसे, मतलब जलवायु तो प्रभावित कर ही रहा है। अगर हम लोग को चल जाए बिहार या उत्तर प्रदेश या चल जाए मध्य प्रदेश, तो हम लोग को गर्मी भी देखने को मिलता है और ठंडा भी देखने को मिलता है। ऐसा होता है। लेकिन तटवर्तीय क्षेत्रों में आप चले जाइएगा तो वहां पर सालों भर न तो पूर्णतः गर्मी देखने को मिलता है, ना ही पूर्णतः ठंडा देखने को मिलता है। इसी को समझेंगे। देखिए जो यहाँ पर समुद्र का जो पानी होता है, जो समुद्र का पानी होता है, यह समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म भी होता है, यानी गर्मी के सीजन में धीरे धीरे गर्म भी होता है। और यही धीरे धीरे बरसात के बाद आता है क्या, यहाँ पर शीत ऋतु। जब शीत ऋतु आता है तो धीरे धीरे उस समय वह पानी ठंडा होने लगता है, लेकिन यह इतना धीरे धीरे गर्म होता है, इतना धीरे धीरे ठंडा होता है, तो लगभग वो महीने पार हो जाता है। लगभग क्या होता है, वो ऋतु पार हो जाता है कि गर्मी के समय धीरे धीरे गर्म हो रहा है, और जब पूर्णतः गर्म हो जाता है तो पता चला कि ऋतु खत्म हो गया।
जब ऋतुएं खत्म हो गया तो जो प्रभावित कर रहा है पूरे स्थान को उस गर्मी के सीजन में, तो अब क्या करेगा, अब ऋतुएं खत्म हो गया तो प्रभावित कौन करेगा। तो यहाँ क्या होता है कि जो तटवर्तीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर भारत का बात कहा जाएगा तो मई जून जुलाई 3 महीना खूब गर्मी पड़ता है। 3 महीना गर्मी का सीजन ही रहता है। ऐसी 3 महीना गर्मी का सीजन सारे जो तटवर्तीय क्षेत्र से दूर वाले क्षेत्र हैं, इस सारे क्षेत्र में हम लोग को गर्मी देखने को मिलता है। लेकिन जो तटवर्तीय क्षेत्र होता है यह क्या करता है, ये ठंडा के सीजन में पहले ही से ही ठंडा होता है। इसको गर्म होने में मई जून जुलाई 3 महीना पूर्णतः लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसको गर्म होने में 3 महीना लग गया, यानी उष्मा को क्या कर लिया और जब कर लिया, यानी यहाँ पर उष्मा को क्या कर लिया, सूख लिया, जिसके चलते इसके आसपास के इलाका में उतना गर्मी देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पर तो पूर्णतः गर्म हो गया। उसके बाद क्या होता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 3 महीना में क्या होता है कि पूरे भारत का नॉर्मल कंडीशन होता है, ना ही पूर्णतः गर्मी पड़ता है, ना ही पूर्णतः क्या ठंडा पड़ता है। तो इस स्थिति में यह जो गर्म पानी है, यह पानी ठंडा नहीं हो पाएगा, यह पानी ठंडा नहीं हो पाएगा। तो आगे क्या होता है कि जो नवंबर दिसंबर जनवरी का ही महीना होता है, इस महीना में ठंडा पड़ने लगता है पूरे भारत में। तो इस महीना में क्या होता है, अब इतना धीरे धीरे ठंडा होता है कि ये 3 महीना बीत जाता है, जनवरी तक बीत जाता है। जब जनवरी तक बीत गया तो ये ठंडा बीतिए गया। यहाँ पर क्या होता है कि जब ठंडा के मौसम में धीरे धीरे अब ठंडा होने लगता है गर्म पानी, तो यहाँ पर उतना अनुभव नहीं हो पाता है कि हम लोग को ठंडा लग रहा है, क्योंकि उस जैसे जैसे आप मतलब आग बार कर तपनी तापते हैं, तो उसके आसपास का क्षेत्र गर्म है। आप क्यों बारे हैं आग को, क्योंकि आपको क्या करना है, आग के सामने रहेंगे तो आपको ठंडा कम लगेगा, जिसके चलते उस वही काम यहाँ पर हो रहा है। पानी गर्म है, इसके आसपास लोग रहेंगे तो इन लोगों को उतना ठंडा नहीं लगेगा। समझ में आया, यही तो बात है। और गर्मी के समय में ये पहले से पानी ठंडा होता है, ये गर्म होने लगता है। जब गर्म होने लगता है, पानी ठंडा है, तो वाष्पीकरण की क्रिया से क्या होता है, ठंडक महसूस होता है। तो यही काम यहाँ पर होता है कि धीरे धीरे गर्म होता है, और जब धीरे धीरे गर्म होता है वाष्पीकरण की क्रिया तो होगा ही। गर्मी के समय में अधिक वाष्पीकरण की क्रिया होता है, इसीलिए जो तटवर्तीय क्षेत्र होते हैं सालों भर अधिक ना तो गर्मी पड़ता है, ना ही अधिक ठंडा देखने को मिलता है। यही यहाँ पर बात कह दिया जाए, जैसे यहाँ पर क्या है, मुंबई है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुंबई है, और यहाँ पर क्या है, दिल्ली है। ठीक, यहाँ पर मुंबई है, यहाँ पर दिल्ली है। मुंबई यहाँ पर समुद्र के सीधे तट पर बसा हुआ है, और जो दिल्ली है, यह दिल्ली क्या है, यह दिल्ली भी मतलब दिल्ली का समुद्र तट से बहुत दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली में ठंडा भी देखने को मिलेगा ठंडा के समय में, और गर्मी के सीजन में गर्मी भी देखने को मिलता है। लेकिन मुंबई में क्या होता है, मुंबई नॉर्मल कंडीशन में होता है, यह एकदम आराम से होता है। समझा, ना ही यहाँ पर ठंडा मिलेगा, ना ही यहाँ पर गर्मी देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर अच्छासे विस्तार में यहाँ पर बात कर दिया जाए, तो जो बीच में गुजर रही है रेखा, यह कर्क रेखा है। आप लोग को बताया है मकर रेखा कर्क रेखा के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो भारत का यह पूरा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होगा, यह पूरा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आएगा। और जो ऊपर वाला भारत का इलाका है, यह ऊपर वाला भारत का इलाका किस क्षेत्र में आएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आएगा। तो एक ही समय में, गर्मी के एक ही समय में यहाँ पर जितना गर्मी दिल्ली में नहीं पड़ेगा, उससे कई गुना गर्मी बेंगलोर में पड़ जाएगा, मैसूर में पड़ जाएगा, चेन्नई में पड़ जाएगा। यहाँ पर नीचे अधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, और ऊपर वाला शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इस सारे नीचे वाले भाग पर सीधे सालों भर सीधी किरणें पड़ती है, जिसके चलते यहाँ का टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। यहाँ का देखिएगा, तो यहाँ के जो लोग होते हैं, यह लोग सितंबर अक्टूबर यानी समझिए कि नवंबर दिसंबर में भी अपना फैन स्टार्ट कर रखते हैं। यानी केवल समझिए कि जनवरी महीना या बहुत अधिक ठंड पड़ने लगेगा, तब जाकर एक महीने के लिए सारे लोग का फैन बंद होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ढेर अगर फैन को स्टार्ट करेंगे, मान लेते हैं बिहार उत्तर प्रदेश के रहने वाले जो लोग हैं, अगर ये गर्मी के सीजन में अधिक समय तक स्टार्ट करेंगे फैन, तो सितंबर या अक्टूबर तक फैन को स्टार्ट रखेंगे। उसके बाद तो बहुत ठंड पड़ने लगती है, ठंड पड़ेगी तो फैन कौन चालू करेगा।
तो इस तरह ये सारे क्षेत्र को इस तरह प्रभावित करता है। अब यहाँ पर देखा जाए, देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए चंडीगढ़ है, यहाँ पर देखिए चंडीगढ़ और जो अरुणाचल प्रदेश है, दोनों एक ही अक्षांश पर है। दोनों क्या है, एक ही अक्षांश पर है। लेकिन दोनों एक ही अक्षांश पर होते हुए भी यह क्या है, यहाँ ठंडा पड़ता है, यहाँ बर्फ होती है, लेकिन यहाँ पर उतना ठंडा देखने को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? एक ही अक्षांश पर तो है, लेकिन यहाँ पर हिमालय पर्वत है। जो हिमालय पर्वत का जो हिस्सा आया है, तो यह यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में क्या है, हिमालय पर्वत का हिस्सा है, जिसके चलते अधिक ऊंचाई है। अधिक ऊंचाई है तो वहां का जलवायु कैसा रहेगा, ठंडी जलवायु रहेगा। तो इसीलिए एक ही अक्षांश पर होते हुए भी चंडीगढ़ चंडीगढ़ से अधिक अरुणाचल प्रदेश में ठंडा देखने को मिलता है। अगर उसी तरह यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखिएगा तो क्या है, लेह है। यहाँ पर लेह है और इसी लेह के ठीक अक्षांश पर यहाँ पर अफगानिस्तान का राजधानी काबुल और ईरान का राजधानी तेहरान है। ईरान का राजधानी तेहरान है। तीनों एक ही अक्षांश पर है। तीनों एक ही अक्षांश पर है, फिर भी यहाँ का जलवायु लेह से क्या है, भिन्न है। लेह से क्या है, अलग देखने को मिलता है, क्योंकि जो लेह बसा हुआ है यह बहुत ही ऊंचाई पर है, बहुत ही हाइट पर है। हिमालय पर्वत के बहुत ही हाइट पर है लेह। लेह पर्वत इतना हाइट पर है कि जिसके चलते यहाँ का जलवायु क्या आता है, बहुत ठंडा हो जाता है। यहाँ का जलवायु इतना माइनस में चला जाता है कि आप वहां पर लेह में रह नहीं सकते हैं। लेकिन उसी अक्षांश पर स्थित काबुल और तेहरान का जलवायु सामान्य होता है। यानी जैसा जलवायु इसके आसपास देखने को मिलता है, जहां पर पहाड़ या पर्वत नहीं है, ठीक वैसा ही जलवायु तेहरान और काबुल में देखने को मिलता है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि क्या एक ही अक्षांश पर सारा अगर क्षेत्र स्थित है, यानी एक ही अक्षांश पर जितना भी क्षेत्रफल स्थित है, क्या उस सारे क्षेत्र का जलवायु सेम रहेगा? नहीं रहेगा। अगर वह स्थान समुद्र तट पर है तो उसका अलग जलवायु रहेगा, पहाड़ पर्वत के किनारे है तो उसका अलग जलवायु रहेगा। जो केवल अक्षांश पर स्थित है, वहां का समतल जमीन है, तो जो आप लोग को बताया है उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय या शीत कटिबंधीय, उसके अनुसार उसका जलवायु रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग को एक और बताया है कि जो नीचे से गुजर रही है या क्या 0 डिग्री पर विषुवत रेखा, यहाँ पर क्या गुजरी है, विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखा के सामने जितने भी क्षेत्र आएंगे क्या होगा, गर्म क्षेत्र होगा। क्या ऐसा क्षेत्र रहेगा, गर्म क्षेत्र रहेगा। तो क्या इसके सामने जितना भी क्षेत्र पाया जा रहा है, सारा क्षेत्र गर्म है? हाँ, गर्म है, लेकिन कुछ ऐसा भी क्षेत्र है जहां उतना गर्म देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर क्यों नहीं, यहाँ पर गर्म देखने को मिलता है? देखिए यहाँ पर देखिएगा एंडीज पर्वतमाला है, बहुत लंबा, विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज लिख देते हैं, एंडीज। यहाँ पर क्या है, एंडीज पर्वतमाला है। यह एंडीज पर्वतमाला होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, इसके कर्क रेखा के आसपास जितने भी क्षेत्र होते हैं, सारे जगह तो गर्मी पड़ते हैं, सालों भर गर्मी पड़ते हैं। लेकिन यहाँ जो कुछ देश हैं, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, और इसके साथ साथ इक्वाडोर और पेरू, ये 4 जो देश हैं, इन देशों में क्या पड़ता है, ठंडा देखने को मिलता है। क्योंकि वहां क्या है, वहां एंडीज पर्वतमाला है, यहाँ पर अधिक ऊंचाई है। जब अधिक ऊंचाई है तो वहां का टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। आपको तो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको एटलस के बुक में दिखाते हैं। यहाँ पर वेनेजुएला क्या है, कोलंबिया। देखिए दक्षिण अमेरिका में सारा क्षेत्र है। आपको अभी दिखाते हैं, एंडीज पर्वतमाला ना। यहाँ पर कौन कौन सा जो देश है जो कर्क रेखा से होते हुए भी, यहाँ पर नहीं, विषुवत रेखा से गुजरते हुए भी यहाँ पर क्या हम लोग को देखने को मिलता है, यहाँ पर दिखाते हैं।
देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा एंडीज पर्वत दिखाई दे रहा है, ऊपर से एकदम पूरा नीचे तक गया है, ऊपर से कहाँ गया है, नीचे तक गया है। लेकिन जो 0 डिग्री पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो 0 डिग्री पर जो विषुवत रेखा गुजरा है, इसके आस पास का क्षेत्र क्या होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। इससे तो अभी मतलब नहीं है हम लोग को, इसके आसपास का क्षेत्र गर्म होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एंडीज पर्वत एकदम ऊपर से एकदम नीचे तक गया है, तो यहाँ पर एंडीज पर्वत होने के कारण यहाँ का जो यहाँ का जो क्षेत्र है, जो यहाँ का इलाका है, क्या होता है, गर्म होता है। यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर देश आ जाते हैं, देखिए देखिए वेनेजुएला आपको दिखाई दे रहा होगा, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ये जो क्षेत्र पाया जा रहा है, यह क्या है, एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। एंडीज पर्वतमाला होने के कारण यहाँ का क्षेत्र कैसा ठंडा है। लेकिन यह कहाँ है, यह विषुवत रेखा पर है। हम लोग जानते हैं कि विषुवत रेखा पर सीधी किरणें पड़ती है। हाँ, सीधी किरणें तो पड़ती है, लेकिन यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला होने के कारण कोलंबिया, वेनेजुएला और इक्वाडोर, पेरू में क्या होता है, ठंडा देखने को मिलता है। यहाँ के लोग गोरे गोरे देखने को मिलते हैं। लेकिन जितने भी इसके अलावे जितने भी देश पाए जाते हैं, अगर यह क्या है, विषुवत रेखा पर स्थित है, सारे लोग काले देखने को मिलते हैं, क्योंकि सालों भर गर्मी पड़ रहा है। गर्मी के समय लोग क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं थोड़ा पहले के पीछे। अगर सुंदरता बढ़ रही है तो वह सुंदरता ठंडे के समय में अधिक बढ़ेगी, लेकिन गर्मी में आप देखिएगा तो दम दम झुंसा जाएंगे, एकदम काला हो जाएंगे। समझ में आया? तो इस तरह ये डिपेंड पूरी तरह से करता है। तो इसको भी तो आप लोग समझ में आ ही गया है, किस तरह जलवायु ऊंचाई से प्रभावित होता है, पहाड़ या पर्वत की स्थिति से प्रभावित होगा, अक्षांश की स्थिति या समुद्र की स्थिति से प्रभावित होगा। इसके अलावा कुछ और इफेक्ट जलवायु पर डालते हैं। देखिए, जो कुछ निगेटिव इफेक्ट डालते हैं, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। जो वन होते हैं, वन एवं वन्य जीव प्राणी होते हैं, ये क्या करते हैं, यह जलवायु को समयानुकूल बनाते हैं, यानी समय के अनुसार यह क्या रहता है, बनाए रखता है। देखिए, समय के साथ वर्षा हो रहा है तो उसकी जलवायु सही है, वहां की जलवायु सही है। ये जलवायु समय के साथ वर्षा हो रहा है, यह किस पर डिपेंड कर रहा है, अधिक वन है, मतलब वन रहेगा तभी तो वर्षा होगा, अगर वन नहीं रहेगा तो वर्षा भी नहीं होगा। वातावरण क्या हो जाएगा, वातावरण दूषित हो जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। नहीं रहेगा तो उस आसपास के क्षेत्र का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो वन भी यहाँ पर क्या करता है, जलवायु को प्रभावित करता है, पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पर डालता है। लेकिन वही देखा जाए, मानवीय क्रियाकलापों द्वारा जो प्रदूषण होते हैं, जो उनके क्रियाकलाप द्वारा जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं या जो जहरीला चीज होते हैं, उसको खुले हवा में फेंक देते हैं या इसी तरह फेंक देते हैं, तो वह क्या करता है, वातावरण को निगेटिव इफेक्ट डालता है, उसके कारण क्या होता है, जलवायु भी प्रभावित होता है। तो यहाँ पर निगेटिव इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ गया है। पहले आप लोग को क्या समझाए हैं, यहाँ पर मौसम, ऋतु और जलवायु। मौसम आपको क्या बताया थे, अचानक परिवर्तन हो रहा है तो क्या है, मौसम है। ऋतु क्या होता है, एक निश्चित समय अंतराल पर क्रमानुसार वायुमंडल में परिवर्तन हो रहा है, तो वह क्या होता है, ऋतु होता है। जलवायु क्या होता है, जलवायु मौसम का ही व्यापक रूप होता है, मौसम का ही बहुत बड़ा रूप होता है। और मौसम का हम लोग 30 वर्षों तक अध्ययन कर लेते हैं, तो उसके औसत अध्ययन को क्या कह देते हैं, यहाँ पर जलवायु कह देते हैं। इसीलिए तो जैसे गांव में रहने वाले जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको जलवायु का बहुत अच्छा खासा ज्ञान होता है, क्योंकि वह बहुत पहले से ही, क्योंकि वो 60-70 वर्ष के पहले से ही हो गए होते हैं, तो उनको बहुत पहले से ही जलवायु का अनुभव होता है। हम लोग की अपेक्षा अधिक उन लोग को अनुभव होता है। समझ गए? यहाँ तो हम लोग को उन्हीं लोग से पूछना चाहिए कि चाचा जी आप बताइए या दादाजी आप बताइए कि आज वर्षा होगा कि नहीं होगा, या मतलब बहुत कुछ बता देते हैं जलवायु से संबंधित। समझ में आया? देखिए, आप लोग का मतलब झगड़ा उगड़ा होता है तो आप लोग मौसम की तरह मत बदलिएगा। एक गाना है कि मौसम की तरह बदल तो न जाओगे, तो यहाँ पर मौसम की तरह नहीं बदलना है, जलवायु की तरह बदलना है। अगर एक बार बदल गए तो दोबारा आने वाला नहीं है, अब दोबारा चेंज नहीं होंगे। तो मौसम तो हमेशा चेंज होते रहता है,
तो मौसम की तरह नहीं बदलना है, जलवायु की तरह बदलना है। हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मानसून को देखेंगे। भारत में मानसून का आगमन कब होता है, किस तरह मानसून अलग अलग स्थानों पर पड़ता है और वहां पर वर्षा कैसे हो पाती है, इसको कंप्लीटली अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।